हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश कंपनी रूल के दौरान एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडियंस को एजुकेट करने में ब्रिटिशर्स या कंपनी का क्या इंटरेस्ट था। कंपनी क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी इंडियंस को एजुकेट करने में? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि ब्रिटिशर्स या कंपनी के छोटे पदों पर यानी क्लर्कल पोजीशंस पर अनएजुकेटेड इंडियंस को रखा जा सकता था, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था एज कम्पेयर टू हाईली पेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये प्रोसेस 19th सेंचुरी के शुरुआती सिविल सर्विस रिफॉर्म का एक हिस्सा था, जहां चीप एंड लॉयल वर्कफोर्स की डिमांड थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स या कंपनी एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहती थी जो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर माने और ब्रिटिश लॉयलिस्ट बनकर काम करे। यह आइडिया थॉमस मैकेली के लेटर राइटिंग्स में मिमिक मैन या इंडियन इन ब्लड इंग्लिश टेस्ट के रूप में आता है। इनफैक्ट दे एक्सपेक्टेड कि ये एजुकेटेड लोग इंडिया में ब्रिटिश रूल को अप्रिशिएट ही करेंगे। इसके अलावा कुछ एनलाइटनड इंडियंस को लगता था कि अगर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आती है तो समाज में फैली बुराइयां सब दूर हो जाएंगी। जैसे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक भी वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे, लेकिन अपने ट्रेडिशनल रूट्स के साथ। क्रिश्चियन मिशनरीज जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, वो भी इस बात को मानते थे कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से इंडियंस उनके रिलीजन की तरफ आएंगे और वो क्रिश्चियनिटी अपना सकते हैं। तो ये सब तो रीजंस थे ही, लेकिन ये सब जो कारण थे ये कुछ आगे के समय में थे। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम कुछ और ही थी। हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने यानी कंपनी में शुरुआती दौर में ही यानी 1726 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मायूर कोर्ट्स की शुरुआत कर दी थी, जो जुडिशरी से रिलेटेड था। ये प्रेसिडेंसी टाउन्स में कंपनी के लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन का पहला स्टेप था और ये ब्रिटिशर्स या कंपनी के वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स के रूप में देखा जा सकता है। आगे चल के 1773 तक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी बना लिया था, बट शुरुआत में कंपनी को एक दिक्कत आ रही थी। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू या मुस्लिम थी, बट सही डिसीजन देने के लिए कोर्ट को ज़रूरत थी कि उन्हें यहाँ के लोगों के रिलीजन्स की नॉलेज हो, उनके कस्टम्स की नॉलेज हो। इस वक्त एंग्लो हिंदू और एंग्लो मुस्लिम लॉ को डेवलप करने के लिए धार्मिक और सामाजिक साहित्य का रेफरेंस लेना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने दो इंस्टीट्यूट्स बनाए, कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज। ये कलकत्ता मदरसा आज भी मौजूद है और इसका नाम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और ये संस्कृत कॉलेज बनारस में है जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उस समय इन कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। इसके अलावा इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स के रूलर्स थे उनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉरस्पॉन्डेंस करना होता था, बातचीत करनी होती थी। तो इसके लिए उन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस और लोकल भाषाओं की नॉलेज की ज़रूरत होती थी, और इस काम में भी ये इंस्टीट्यूट्स ब्रिटिशर्स या कंपनी की मदद करते थे। अब ये जो कलकत्ता मदरसा है ये 1781 में एस्टैब्लिश किया गया था, और उस समय वैरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करवाया था मुस्लिम लॉज को स्टडी करने के लिए। वैरेन हेस्टिंग्स ने लीगल प्लूरलिज्म के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए हिंदू और मुस्लिम लॉ स्कॉलर्स को एनकरेज किया, और ये संस्कृत कॉलेज जो है जो 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था, उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, बट इसे कॉर्नवालिस ने नहीं बल्कि जॉनथन डुनकन ने एस्टैब्लिश करवाया था हिंदू लॉज और फिलॉसफी की स्टडी के लिए। डुनकन की बात करें तो बेसिकली बनारस में ब्रिटिश रेसिडेंट थे। उनके बाद 1800 में जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश करवाया था सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। ये पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था कंपनी ऑफिशियल्स को इंडियन लैंग्वेज और कस्टम्स सिखाने के लिए, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे जल्दी ही बंद करवा दिया क्योंकि ये उनके नज़दीक ज़्यादा लिबरल और एक्सपेंसिव बन रहा था। अब ये वो समय था जब एनलाइटनड इंडियंस और क्रिश्चियन मिशनरीज दोनों चाहते थे कि इंडिया में मॉडर्न, सेक्युलर और वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट होनी चाहिए। हालांकि उनके रीजंस अलग अलग थे, वो हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप भारत में मॉडर्न एजुकेशन लाइए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1813 में, जिस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे, उसी समय चार्टर एक्ट 1813 आया और इसमें एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के कमर्शियल मोनोपोली को ब्रेक कर दिया था और एजुकेशन को ऑफिशियली कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी। अब फर्क ये था कि इससे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी हो रहा था वो किसी न किसी इंडिविजुअल के एफर्ट से हो रहा था, बट चार्टर एक्ट 1813 में ये कंपलसरी कर दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लोगों की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके परिणाम स्वरूप 1813 से 1857 तक बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। चार्टर में लिखा था कि सबसे पहले तो आप भारत में जो लर्नर लोग हैं उनको एनकरेज करो। उसके अलावा इंडिया में मॉडर्न साइंस की नॉलेज को प्रमोट करो। इंडिया के लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और इस काम के लिए चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने को कहा। बट प्रॉब्लम ये थी कि चार्टर एक्ट 1813 में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाएगा या फिर उनकी मातृभाषा में यानी वर्नाक्यूलर में। इसके अलावा इस बात की भी क्लैरिटी नहीं थी कि सिर्फ मॉडर्न साइंस पढ़ाई जाएगी या मॉडर्न साइंसेस के साथ साथ इंडिया के लोगों को उनकी ट्रेडिशनल स्टडीज भी कराई जाएगी। इसी बात पर कंपनी के अंदर 2 ग्रुप आए। एक ग्रुप को कहा गया एंग्लिसिस्ट और दूसरे को कहा गया ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट कह रहे थे कि इंडियंस को सिर्फ मॉडर्न साइंस की नॉलेज देनी चाहिए, लेकिन ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि भारत के लोगों को मॉडर्न साइंस के साथ साथ ट्रेडिशनल स्टडीज भी करानी चाहिए। इसके अलावा ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भारत के लोगों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, जबकि इसी बात पर एंग्लिसिस्ट्स में मतभेद था। कुछ एंग्लिसिस्ट्स चाहते थे कि पढ़ाई मातृभाषा में हो और कुछ चाहते थे कि पढ़ाई इंग्लिश में हो। इस चक्कर में जो 1 लाख रुपए हर साल भारत की एजुकेशन में खर्च होने थे वो भी पहली बार 1823 में ही एलोकेट हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1823 में एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। ये लोग अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। फिर जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने तो उनके रूल के दौरान लॉर्ड मैकेली इंडिया आए। उनका मानना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही बेकार है, यूरोपियन लर्निंग इसके सामने पूरी तरह से इन्फीरियर है। और 1835 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसे मैकेली मिनट भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने भी इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट में मैकेली ने एंग्लिसिस्ट के फेवर में कहा, जो भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फेवर करते थे। तो ये फैसला हो गया कि इंडिया को वेस्टर्न साइंसेस और मॉडर्न स्टडीज कराई जाएगी और वो भी इंग्लिश में। इसके अलावा एक बात और कि ये एजुकेशन भारत के कुछ ही लोगों को मिलने वाली थी, सभी को नहीं। न तो ये एजुकेशन लोअर क्लास को मिलनी थी और न ही पूरी की पूरी मिडिल क्लास को। कुछ मिडिल क्लास के लोग और हायर क्लास को ही ये एजुकेशन मिलने वाली थी। ये तय किया गया था इसके अंडर। आइडिया था कि इन लोगों को एजुकेट करके एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी होगी जिनका रहना सहना बिल्कुल इंग्लिश हो, जो अंग्रेजों जैसा दिखने की कोशिश करे, जिनके सोचने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश हो। दे कैन वॉक इन इंग्लिश, दे कैन टॉक इन इंग्लिश एंड दे कैन वर्क इन इंग्लिश। आई बात समझ में? तो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। इस क्लास को बनाने का पर्पज ये था कि गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच में ये लोग जो है एक मीडियम का काम करे। ब्रिटिशर्स ने इन्हें एजुकेट किया था और अब इनकी जिम्मेदारी थी कि आम लोगों तक वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर को पहुंचाए। इस थ्योरी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, पैम्पलेट्स के जरिए भी ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इंप्लीमेंट की गई, क्योंकि ये मीडियम्स थे जिनके थ्रू मॉडर्न आइडियाज आम जनता तक पहुंचते थे। उसके बाद 1843 से 1853 के बीच जेम्स थॉम्पसन ने काफी बड़े चेंजेस किए इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। जेम्स थॉम्पसन बेसिकली एलजी थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के। ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है, नॉर्थ वेस्ट फॉरिएंटर प्रोविंस नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वो एरिया है जो आज की तारीख में यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड को मिला के बनता है। और एलजी के रूप में जेम्स थॉम्पसन ने 1843 से 1850 तक यहाँ पे काम किया।
उन्होंने विलेज एजुकेशन के लिए एक बढ़िया स्कीम तैयार की। उन्होंने विलेजेस में वर्नाक्युलर एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया ताकि गाँव के लोग अपनी भाषा में पढ़ाई कर सके। उनके प्लान के हिसाब से हर एक तहसील में गवर्नमेंट एक मॉडल स्कूल खोलेगी और साथ ही साथ टीचर्स को भी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाएगा, यानी टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। और यहाँ गाँव वालों को कोई न्यूटन के लॉ नहीं सिखाए जा रहे थे। ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे जो या तो उनके काम के हो या फिर उन्हें काम के लिए तैयार कर सके, जैसे एग्रीकल्चरल साइंस, मेंसुरेशन, सर्वेइंग, प्रैक्टिकल स्किल्स एटसेट्रा। एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नए डिपार्टमेंट सेट किए थे, जैसे पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एंड इरिगेशन। तो प्लान था कि इन गाँव वालों को ट्रेनिंग देके इन डिपार्टमेंट्स में काम पर लगाया जाए। 1847 में जेम्स थॉमसन ने इंडिया का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी एस्टैब्लिश किया, जिसे हम आज IIT रूरकी के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लॉर्ड डलहौजी, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक, उन्होंने भी वर्नाक्युलर एजुकेशन के सपोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया और 1853 में अपने मिनट डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि वो वर्नाक्युलर एजुकेशन के फेवर में है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक गवर्नर जनरल का पर्सनल सपोर्ट था इस आइडिया को लेके। फिर अगर हम 1854 की बात करें तो वुड्स डिस्पैच आता है। 1854 में वुड्स डिस्पैच भेजा गया। इसमें कहा गया कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश या कंपनी सिर्फ एक छोटी एलीट सेक्शन को नहीं बल्कि आम जनता को भी एजुकेट करे। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेली की डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को वुड्स डिस्पैच ने रिजेक्ट कर दिया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच 1854। आज की वीडियो में इतना ही। डाउ डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउ डिमोलिशर।